हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा घर केंद्र। आज हम मॉडल क्वेश्चन क्लास 10 का मैट्रिक का लेकर आया हूँ, है ना। पहला सेट का ये पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। आप यदि मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले जो वीडियो जो डाला जाएगा तो आपको पहले मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ये प्रकाश की किरणें गमन करती है। जो प्रकाश की किरणें होती है ये गमन करती है, किसमें गमन करती है? ये सीधी रेखा में या फिर टेढ़ी रेखा में या फिर किसी भी दिशा में या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश जो होता है ना ये सीधी रेखा पर गमन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है? ये 25 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन ख हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? जो विद्युत धारा मापते हैं ना, या धारा मापने का जिसको करंट बोलते हैं, वो एमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, V/I का अनुपात कहलाता है। तो V/I बराबर होता है R होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो R जो है एक प्रतिरोध है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, Fe2O3 है ना, 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe की दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की दर्शाती है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें अभिक्रिया का जो प्रकार है, अभिक्रिया प्रकार में ये देखेंगे, जानते हैं जैसे Al2O3 है ना, तो ये ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जा रहा है, इसमें जुड़ जा रहा है, और Fe को क्या कर रहा है? अलग कर दे रहा है। तो Fe को अलग कर दे रहा है यानी क्या है? ये संयोजन अभिक्रिया तो नहीं होगा, ये क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया भी नहीं होगा, ठीक है। ये विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो रहा है? तो जो Fe है ना, Fe को Al2 मतलब एल्यूमिनियम इसको विस्थापित कर रहा है, यानी ऑप्शन घ हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो सिरका होता है ना, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल या फिर टैट्रिक अम्ल। जो सिरका होता है ना, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या? ऑप्शन क, एसिटिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का सूत्र है। साधारण नमक का सूत्र क्या है? NaCl, HB या फिर HCl या फिर NaOH। आप जानते हैं जो साधारण नमक होता है उसका सूत्र है NaCl, ठीक है। इसको साधारण नमक भी कहा जाता है, नाम है इसका, ठीक है। तो का नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन का pH मान 5 है तो वह क्या होगा, ठीक है। तो pH के बारे में जानते हैं। pH हम लोग क्या होता है? रेंज 0 से लेकर के 14 तक इसका क्या होता है? स्केल का रेंज होता है। बीच में जो होता है 7 होता है, ठीक है। हम जानते हैं से 0 to 7 क्या होता है? हम pH मान यदि 0 to 7 रहेगा तो वो pH मान मतलब अम्ल कहलाएगा, और यदि 7 से ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा और 14 से कम होगा, ठीक है, 14 तक कोई भी मान आएगा तो ये क्षारक कहलाएगा। क्या होगा? क्षारक, ठीक है। तो मतलब ये जो मान है, pH मान 5 है, यानी 0 से 7 के बीच है। 5 जो है 0 और 7 के बीच है, इसीलिए क्या होगा? अम्ल होगा, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, ठीक है। CaOCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा, इसका बोलते हैं विरंजक चूर्ण या फिर धोने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विरंजक चूर्ण का ही होता है। CaO क्या होता है? Cl2 होता है। बेकिंग सोडा तो नहीं होगा, ठीक है, और धोने वाला सोडा भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थानों को भरे, ठीक है। खाली स्थान में 1 नंबर है, 3 नंबर है, 3 नंबर है, बता रहे, पूछ रहे कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस दूरी
बराबर डैश होगी, ठीक है, बराबर डैश होगी। यानी हम जानते हैं अवतल दर्पण में, ठीक है, एफ जो होता है, जो एफ होता है ना, ये r/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एफ इक्वल टू r/2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, ठीक है, कूलम होता है, लिख देना कूलम, कूलम, ठीक है, कूलम होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर लिख देंगे कूलम, सी, ठीक है, कूलम। उसके बाद है एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का जो सामान्य सूत्र क्या होगा, एल्केन CnH2n+2 होता है। क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो इस जगह पर आप भर देंगे, ठीक है, CnH2n+2 एल्केन का। उसके बाद होता है अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को डैश कहते हैं। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को डैश कहते हैं। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण निकरण, ठीक है, उदासीनीकरण लिख देंगे। यहाँ क्या लिख देंगे, इस जगह पर उदासीनीकरण लिख देंगे, ठीक है, उदासीनीकरण लिखेंगे, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो उदासीनीकरण इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी अम्ल ले लेते हैं, मान लो HCl ले लेते हैं, ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्षारक में कुछ भी ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, है ना। तो इन दोनों को अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनता है, NaCl बनता है, NaCl बनेगा, प्लस इसमें से जल बनेगा, OH जो ग्रुप है इसके साथ H के साथ अभिक्रिया करके H2O बनाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और जल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखेंगे नंबर 7, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे, ठीक है। इसका प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम निम्नलिखित हैं, ठीक है। पहला नियम है, यहाँ होगा आपतित किरण, आपतित, ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर सभी एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लिखना 2 नंबर, द्वितीय नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, लिख देना sin I बराबर sin R, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग लिखें, ठीक है। अवतल दर्पण का 2 उपयोग, उत्तर है अवतल दर्पण के 2 उपयोग होता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, दूसरा प्रयोग है मोटर कार के हेडलाइट में किया जाता है, ठीक है। 3 चालक जिनके प्रतिरोध 2 ओम, 4 ओम तथा 6 ओम है को श्रेणिक्रम में जोड़ा गया है, इसका मतलब क्या होगा। श्रेणिक्रम संयोजन में इसमें आपको करना है, ठीक है। तो R इक्वल टू होता है R1 + R2 + R3, ठीक है, क्योंकि 3 प्रतिरोध दिया गया है, R1, R2 और R3, इस तरह से 3 प्रतिरोध लिख लेना है। उसके बाद RS निकालना है, ठीक है, RS निकालना है। तो R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू 2 है, और R2 का वैल्यू क्या है, 4 है, और R3 का वैल्यू कितना है, 6 है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 ओम होगा, ठीक है, 12 ओम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, ठीक है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। इसका उत्तर होगा, जो सोडियम होता है ना, जो सोडियम है ये अभिक्रियाशील धातु है, यह हवा में, है ना, स्वतः जल जाता है, जलने लगती है, ठीक है, और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। इसीलिए उन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए, है ना, मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। तो मतलब ये स्वतः होगा इसमें, ठीक है। इसका सूत्र जो होगा, जो सोडियम, ठीक है, सोडियम लेंगे 4Na, और उसके बाद ऑक्सीजन को उपस्थिति में होगा तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, Na
Na2O बनाएगा। यहाँ पर क्या होगा, Na2 होगा, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। समझ में आ रहा, तो Na2O होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। ठीक है, इसको संतुलित करना है। सबसे पहले दिया है 1 नंबर N2 नाइट्रोजन दिया है, H2 एरो, NH3 दिया है। ठीक है, इसको संतुलित करेंगे। संतुलित में क्या करेंगे, इसमें एरो की साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड में परमाणु की संख्या बराबर करना होगा। सबसे पहले देखेंगे नाइट्रोजन इधर कितना है, इधर कितना है 2 है, इधर कितना है 1 है, तो ये समान नहीं है। तो इसको समान करने के लिए क्या करेंगे, इधर हाइड्रोजन की कम, हाइड्रोजन 2 है, यह कितना है 3 है। तो हम हाइड्रोजन में यदि हम इसमें 3 देते हैं, ठीक है, और इसमें 2 देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको समीकरण संतुलित हो रहा है। देखिए, तो जैसे कि ये N2 है, नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 2 हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन इधर हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, तब हो जाएगा क्या, संतुलित। नेक्स्ट है FeH2O। Fe और H2O का अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बना रहा है, Fe3O पर बना रहा है, H2 बना रहा है। ठीक है, देखेंगे इधर Fe कितना है, Fe इधर 1 है और इधर 3 है। ठीक है, Fe 3 गो है और H2 हाइड्रोजन यहाँ 2 गो है और ऑक्सीजन 1 गो है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इधर कितना है, H2 है, ये ठीक है। देखेंगे तो बराबर है कि नहीं, देख लेते हैं। तो Fe का 3 है, यहाँ 3 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ 3 लगाते हैं। ठीक है, 3 लगा देते हैं, तो Fe3 हो गया। और हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, इधर 2 है, तो ऑक्सीजन यह 1 है, इधर 4 है, तो इधर ऑक्सीजन तुमको 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन हम 4 लिख देंगे, तो हाइड्रोजन भी बढ़ गया, 8 हो जाएगा। तो इधर हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन 8। अभी चेक कीजिए, अभी Fe3 है लेफ्ट साइड में, ठीक है, और राइट साइड में Fe3 है, तो ठीक इक्वल है। उसके बाद हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ 8 है, इधर हाइड्रोजन 8 है, तो ठीक है, ये वाला दोनों बराबर है, 3 है। उसके बाद ऑक्सीजन देखिएगा, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4 है। ठीक है, 4 है और इधर ऑक्सीजन 4 है, तो यानी सही है। तो इसका आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 4, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे। ठीक है, इसके आगे, तो ये हो जाएगा संतुलित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का 1 नंबर, एक धातु का नाम अथवा संकेत लिखिए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो उस धातु का नाम हो जाएगा पारा, और ये क्या होता है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका संकेत होता है Hg। क्या लिखेंगे, H और G। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी अधातु का नाम अथवा संकेत लिखिए जो विद्युत के सुचालक होती है। कौन सा धातु है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट लिखेंगे, ग्रेफाइट का सीसे करते हैं, मतलब 2 लेयर से बनते हैं, लेकिन ये ग्रेफाइट को हम लोग सीसे लिखते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण है, इसका संशोधन किस प्रकार संभव है। उत्तर है, वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के निम्न कारण है होने का। पहला कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। दूसरा कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है, और इसको संशोधन करने के लिए क्या करेंगे, इस दौरान इस संशोधन दूर करने के लिए, इसे दूर करने के लिए, ठीक है, इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है जो दूर रखी वस्तुओं से आने वाली समांतर किरणों को इतना अपसारित कर देते हैं ताकि किरणें रेटिना के पहले मिलने
के बजाय रेटिना पर ही मिले। ठीक है, क्वेश्चन है 14 नंबर, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर उपचयन एवं अपचयन की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो पहले करना उत्तर है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग या वृद्धि होता है उन्हें उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दिया है कॉपर प्लस ऑक्सीजन है O2, तो बन रहा है Aro2CuO बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन का योग हो रहा है यहाँ पर। ऑक्सीजन का योग हो रहा है मतलब कॉपर ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पर CuO। ठीक है, नेक्स्ट है उपचयन वे अभिक्रियाएं जिसमें है ना ऑक्सीजन का ह्रास या कमी होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास और कमी होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अपचयन में इसका उदाहरण हो जाएगा इसका ZNO। ठीक है, ZNO प्लस C, एरो क्या बनेगा Zn प्लस CO। इसमें क्या हो रहा है, ZNO से जो O है ना ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है, तो अपचयन अभिक्रिया उसी को कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास या कमी होता है। इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है न, ZNO था, इसमें क्या हो रहा, ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है जिंक से, यानी इसमें ह्रास हो जा रहा है। ठीक है, इसको लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 15 नंबर है, निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखिए, मतलब हमसे डायरेक्ट लिखे हैं। ठीक है, इसका सॉल्व है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, क्या होता है NaOH है। ठीक है, NaOH है। और कैल्शियम ऑक्साइड बोले तो कैल्शियम और ऑक्साइड दोनों मिलकर बना है कैल्शियम ऑक्साइड। आप इसको ऐसे लिखेंगे CaO। उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड को हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है डी नंबर है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सूत्र है, रासायनिक सूत्र है CuSO4 है। ठीक है, इसको आप लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अंकित प्रश्न है। ठीक है, तो दर्पण सूत्र का सूत्र एवं आवर्धन का सूत्र लिखें। दर्पण सूत्र एवं आवर्धन का सूत्र लिखने पहले बोल रहा है कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पूछा गया है क्या है, यहाँ पर दर्पण का सूत्र लिखना है, उसके बाद आवर्धन का सूत्र लिखना है। चलिए पहले दर्पण का सूत्र लिखते हैं। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस क्या लिखा है 1/u इक्वल टू क्या, तो 1/f लिखा है। ठीक है, 1/f, तो आपको इसको लिखेंगे। उसके बाद है आवर्धन का सूत्र। ठीक है, आवर्धन का सूत्र, आवर्धन का 2 सूत्र होता है, एक है m इक्वल टू, यानी m को बोलता है मैग्नीफाइंग बोलता है इसको, m इक्वल टू -v/u। ठीक है, -v/u यानी प्रतिबिंब की जो प्रतिबिंब बटा क्या होता है, बिंब होता है, और या फिर और सूत्र है H2/H1 होता है। ठीक है, तो इसमें अंकित प्रश्न में पूछा गया है कि इसमें कोई 4 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम मतलब क्या होता है, वस्तु का साइज, वस्तु कितना ऊंचा है, यानी H1 उसको लिखेंगे, वस्तु की ऊंचाई को H1 बोलते हैं, तो H1 हम कितना लिखेंगे 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर वस्तु की दूरी कितना दिया है, ये बीम माने बीम की किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण बताया गया। तो अवतल दर्पण का जानते हैं ऐसे है, अवतल दर्पण कैसे है, अवतल दर्पण को ऐसे लिखते हैं हम लोग, अवतल दर्पण, इसमें दर्पण है और इसमें पास करते हैं इसे। ठीक है, ये मुख्य अक्ष पास करते हैं, तो उसमें क्या बता रहे हैं कि इसमें 15 कोई भी वस्तु जब बीम मान लो यहाँ से ध्रुव से, ठीक है, ये ध्रुव है, यहाँ से यहाँ कहीं पर एक 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ठीक है, उस 15 सेंटीमीटर दूरी पर
ठीक है, तो उसको हम क्यों लेंगे, यू लेंगे। तो वस्तु की दूरी को हम लोग यू लेते हैं, क्या लेते हैं, यू। तो ये वस्तु ही है, ये बीम, ठीक है, जो बीम है ये 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे तो अवतल दर्पण कितने दूरी पर है, तो मतलब यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो दूरी कितना दूरी पर रखा गया है, जो हम अवतल दर्पण बताएं तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया कोई वस्तु को, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यू इक्वल टू माइनस 25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं अवतल दर्पण के, तो जैसे ये लेफ्ट साइड जो होता है इसको ओरिजिन मानते हैं, तो इस साइड हम क्या लेते हैं, माइनस साइन लेते हैं, इधर प्लस साइन लेते हैं अवतल दर्पण के, ठीक है। तो इधर वस्तु की जो दूरी हो रहा है इधर से 25 सेंटीमीटर हो रहा है, तो लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट साइड में माइनस लेते हैं, इसलिए माइनस लिए हैं, ठीक है, चिन्ह परिपाटी में। और एफ जो होगा ये भी अवतल दर्पण में इधर हो रहा है, फोकस इधर होता है एफ, ठीक है, ए बोले सी होता है। तो हम क्या लेंगे, इसको भी माइनस में ले लेंगे, माइनस 15 सेंटीमीटर होगा। आपको क्या बोले हैं, इसमें भी निकालने बोले हैं, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है और साइज ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति भी यानी निकालना है, ठीक है, और आपको H2 भी निकालना है, बीम की प्रतिबिंब की ऊंचाई भी निकालना है। तो आपको क्या क्या दिया है, H1 दिया है, U दिया है, F दिया है और V दिया है और H2 दिया है। तो आपको सबसे पहले दर्पण सूत्र लगाना है, दर्पण के सूत्र से हमको क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो हो जाएगा, इसका सूत्र लगाते हैं, तो v इक्वल टू या क्या हो जाएगा, जो 1/u है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू होता है, ठीक है। f का मान कितना है, f का मान कितना है, f का मान हम लोग जानते हैं, यहाँ क्या कितना दिया गया था, f का मान -15 सेंटीमीटर। तो f के जगह पर क्या लिखेंगे हम, -15 लिखेंगे, ठीक है। और u का मान u दिखाते हैं, u कितना है, -25 सेंटीमीटर दिया गया है, तो u का प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, -25 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। तो हो गया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसको हम दोनों का लॉसो लिया गया, 15 और 25 का लॉसो क्या होता है, 75 होता है, ठीक है, 15 और 25, ठीक है, दोनों का लॉसो क्या होता है, 75 होता है। 5 से हम लॉसो करेंगे, 5 दिया 15 और 5 5 25, जब 5 5 3 और 5 को गुना करेंगे क्या होगा, उसमें 75 आ रहा है, ठीक है। तो 75 आने के बाद देखेंगे तो 15 से 75 को भगा देंगे, भागफल 5 आ रहा है ना, 15 5 75 5, तो 5 यहाँ लिखेंगे, 5 -5 प्लस 25 को भाग करेंगे 75 से, तो कितना होगा, भागफल 25 या 75 यानी 3 लिखेंगे। तो इसके बाद -5 प्लस 3 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तो -2 लिखेंगे, तो -2/75 आया। तो 1/v भी किसके बराबर है, -75/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -37 कितना आया, 5 सेंटीमीटर आया। तो ये भी आ गया, भी की स्थिति, प्रतिबिंब स्थिति। उसके बाद हमको क्या निकालने बोला, m आवर्धन निकालना है, आवर्धन का सूत्र लगा देना है, और उसमें v का मान इसको करने के बाद -3/2 आया है, ठीक है। उसके बाद है m इक्वल जानते हैं H2/H1 है, तो इसका मान हम आवर्धन का सूत्र लगाएंगे, तो m इतना निकला था, -3/2 आया था, इक्वल टू H2/H1 आया था। तो H2 इक्वल टू क्या होता है, -3 इंटू जो H1 है, H1 4 है, और इसको काट देंगे, 2 आया तो -6 हुआ। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गया, -37 सेंटीमीटर, और इसका आकार क्या होगा, तो माइनस दिया है, यानी वस्तु से क्या होगा, वस्तु से तो बड़ा ही हो रहा है, लेकिन प्रकृति क्या है, माइनस साइन दिया है, यानी पता हो जाएगा, तो माइनस साइन से पता चलता है वो वास्तविक और उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रायोगिक सत्यापन करें, ठीक है। ओम का नियम है, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं भी समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह है I, जहाँ भी क्या है, भी विभवांतर है, और I है, आप जानते हैं I क्या होता है, धारा होता है, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होगा, V बराबर होगा IR। तो जैसे ही समानुपाती हटेगा
तो आर एक क्या होता है, नियतांक होता है, ठीक है। आर क्या है, आर प्रतिरोध है, ठीक है। तो आर बराबर क्या होगा, वी बाई आई हो जाएगा, ठीक है। आर बराबर वी बाई आई, ये है क्या है, प्रतिरोध बराबर, ये है ओम का नियम है, ठीक है। उसके बाद है सत्यापन करना है। सत्यापन करने के लिए बोला है, सर्वप्रथम परिपथ में बैटरी, परिवर्तनशील प्रतिरोध RH रियोस्टेट और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जब कुंजी के पर डॉट लगाते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार प्रवाहित धारा I को एमीटर पर एवं विभवांतर V को वोल्टमीटर पर पढ़ लिया जाता है और V बाई आई का मान ज्ञात कर लिया जाता है, ठीक है। अब रजिस्टर द्वारा धारा का मान बदल बदल कर प्रयोग दोहराते हैं और प्रत्येक स्थिति में V बाई आई का मान ज्ञात करते हैं और पाते हैं कि V बाई आई का मान होगा नियतांक यानी कांस्टेंट होता है, ठीक है। ओम का नियम जांच हो जाती है। तो आपको ये चित्र बना लेना है, ठीक है। ये चित्र में ये ए और बी का जो है, इनको बीच में विभवांतर में वोल्टमीटर ये है, ये वोल्टमीटर को कनेक्ट किया गया है। ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और इसमें एमीटर है। आई विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है और इसमें बैटरी कनेक्ट किया गया है, इसमें कुंजी है, ठीक है। ये रियोस्टेट को चेंज करके हम लोग इसको बार बार V बाई आई का मान हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसका हम ग्राफ खींचिएगा। ग्राफ में क्या होगा, ग्राफ में इसमें आप प्लॉट कीजिएगा, इसमें ये जो है ये इसमें V का और ये ऊपर तरफ जा रहा आई का करंट का, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, यानी प्रयोग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जब x अक्ष पर V एवं y अक्ष पर I लेकर ग्राफ खींचते हैं तो सरल रेखा प्राप्त होती है। तो इससे भी ओम के नियम की जांच हो जाती है, इससे भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं? 3 प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 पार्श्वक्रम में संयोजित है। दर्शाइए कि उनका समतुल्य प्रतिरोध 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आपको दर्शाना है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले इसका परिभाषा लिखेंगे। पार्श्वक्रम संयोजन क्या है? तो जब किसी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। आप इसका चित्र इसी तरह से बना लेंगे, ठीक है। R1, R2, R3 ये पार्श्वक्रम में है, ये ठीक है, समांतर क्रम जिसको बोलेंगे। और इसमें आई करंट इसमें लिख देना है और बैटरी जोड़ देना है, एमीटर भी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, माना कि परिपथ में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इसके बीच धारा I1, I2 और I3 प्रवाहित होती है तो मुख्य परिपथ में कुल I इक्वल टू हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो यदि प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर भी हो तो ओम के नियम से हम जानते हैं I1 इक्वल टू क्या होगा, I1 इक्वल टू V बाई R1 हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मानेंगे। उसके बाद है I2, ठीक है, V बाई R2 जो है ये मानेंगे समीकरण 2, ठीक है। उसके बाद ये 2 समीकरण को क्या करेंगे, 2 समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने पर 2 समीकरण को 1, 2 और 3 तीनों को जोड़ देंगे। तो तीनों को I1, I2, I3 तीनों को जोड़ेंगे तो इस प्रकार आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी कॉमन है तो भी यहाँ कॉमन ले लिए, 1/R1, 1/R2, 1/R3 आ गया, ठीक है। इसको समीकरण 4 मान लेंगे, ठीक है। 4 मानने के बाद यदि A और B के सिरों के बीच विभवांतर V एवं समतुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से I इक्वल टू V बाई R करेंगे, इसको समीकरण 5 लिख देंगे, ठीक है। समीकरण 4 और 5 से
हम देखेंगे समीकरण 4 और 5 से हम देखेंगे कि V/R, ठीक है, समीकरण 4-5 से V/R का मान क्या होगा, ये करेंगे तो V/R का मान बराबर है तो भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो 1/R होगा, तो 1/R1 होगा प्लस 1/R2 होगा प्लस 1/R3, ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर है, धातु और अधातु में कोई 5 अंतर लिखिए, ठीक है, आपको 5 अंतर लिखना है। पहला अंतर है धातु क्या होता है, ये धातु आघातवर्ध एवं तन्य होती है। दूसरा क्या होगा, अधातु आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होती है, ये भंगुर होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, जबकि ये क्या, अधातु ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड लिख सकते हैं, धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, जैसे सोडियम प्लस कैल्शियम प्लस प्लस, ठीक है, आयन। तो अधातुएं विद्युत का ऋणात्मक होती है, जैसे ऑक्सीजन के ले सकते हैं उदाहरण, और क्लोरीन का, क्लोरीन माइनस, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं फिर धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जब जल में घुलकर क्षारीय बनाती है, ये N2O प्लस H2O बनेगा, NOH बनाती है, ठीक है। और अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जो जल में घुलकर अम्ल ऑक्साइड बनाती है, जैसे CO2 प्लस H2O क्या बनेगा, H, ठीक है। ये अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखे। इथानिक अम्ल का होगा, इथानिक अम्ल का CH3COH है, इसमें दिया गया है, ये सूत्र लिखिए, जिसमें सिंगल बॉन्ड, फिर ये ऐसे हैं डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, OH हो जाएगा, ऐसे संरचना सूत्र इसका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद है मीथेन का, मीथेन CH पर होता है, ठीक है, इसका संरचना सूत्र यहाँ लिखा गया है, ठीक है, C, इसमें हाइड्रोजन 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 और बीच में कार्बन है, ठीक है। उसके बाद है प्रोपेन का, प्रोपेन क्या कहते हैं, C6H8 है, तो इसमें 8 हाइड्रोजन से साइड में और बीच में 3 कार्बन से, ठीक है, सिंगल और सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, बीच में, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद है इथाइन है, इथाइन का भी इस तरह से दिया सूत्र दिया है, कार्बन है 1 2 3 4 5 है, C5 हो गया, हाइड्रोजन कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर क्या दिया है C5H12 है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद होता है बेंजीन, बेंजीन तो C6H6 होता है, सूत्र क्या होता है बेंजीन का, C6 होता है और H6 होता है। इसका ये वाला बेंजीन का स्ट्रक्चर यहाँ इस तरह से या दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। बेंजीन का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसमें यहाँ बॉन्ड एक एक बॉन्ड छोड़ करके होगा, और आप इसका बेंजीन करेंगे ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसे हैं, ठीक है, बना सकते हैं, तो दोनों में से एक कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है 19 नंबर वाला है, बायोलॉजी सेक्शंस का है। 19 नंबर 1, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, जो वृक्क होता है ये संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित है, ऑप्शन C नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, इनमें से सभी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य प्रकाश भी आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद आता है पौधों में एंजाइम उत्तरदायी है, पौधों में जो एंजाइम है ये उत्तरदायी है, इसके लिए जल का संवहन, भोजन का संवहन, अमीनो अम्ल का संवहन या फिर ऑक्सीजन का संवहन। ऑक्सीजन का ये कौन सा मतलब ये होगा तो वहन कर सकता है, ठीक है, तो वहन करता है, ये जल का वहन करता है, पादप जो जाइलम का उत्तरदायी कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये शुक्रवाहिका, क्या होगा शुक्रवाहिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है, उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है, ये उड़हुल जो है द्विलिंगी होता है, दो लिंगी होता है, नर और मादा दोनों ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश और डैश जीवाश्म ईंधन का 2 उदाहरण है,
यह है कोयला लिख देंगे यहाँ, ठीक है, कोयला लिख देंगे। और यहाँ पर क्या लिख देंगे इस देश में, पेट्रोलियम लिख देंगे, ठीक है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम लिख देंगे। उसके बाद आता है रक्त के कोई दो कर्जों को लिखे, ठीक है। रक्त के जो दो कर्ज है देखते हैं, रक्त का दो कर्ज क्या क्या है। रक्त हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दूसरा लिख देंगे पोषक तत्वों का शरीर में परिवहन, ठीक है। उसके बाद आता है दो ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिसमें वायु या निषेचन होता है। एक मेंढक होगा, दूसरा मछली, ठीक है, आप इसको भी लिख लेंगे। उसके बाद होता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैसे। उत्तर है धूम्रपान से फेफड़े का कैंसर, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मधुमेह का खतरा, प्रजनन क्षमता पर बुरा प्रभाव, है ना, डिमेंशिया आदि का जोखिम होता है। यही नहीं, धूम्रपान से हृदय रोग की आशंका बढ़ जाती है। धूम्रपान से त्वचा की सामान्य उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में भी तेजी हो सकती है और समय से पहले झुर्रियाँ और त्वचा का सूजन भी बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है 24 नंबर, ठीक है, 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर में है लैंगिक जनन के कोई दो लाभ लिखिए। जो लैंगिक जनन के दो लाभ हैं, इनमें कोई दो लाभ, इनमें से तीन दिया है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। लैंगिक जनन से जनन संतति में विविधता आती है। दूसरा है जीन के नए युग्मक बनते हैं जिसके कारण आनुवंशिक विविधता का विकास होता है। तीसरा भी जान लीजिए, तो नए जीवों के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सब है। उसके बाद होता है स्वपोषी एवं तो विषमपोषी तथा विषमपोषी में कोई अंतर चार लिखिए। स्वपोषी विषमपोषी में निम्न अंतर है, ठीक है। तो पहला लिखेंगे स्वपोषी हरे पौधों में होता है, हाँ, होता है। विषमपोषी में हरे पौधे तथा कुछ शैवालों को छोड़कर बाकी सभी में होता है। ये वाला सेक्शन इधर होता है, ठीक है। उसके बाद होगा ये सभी घटक जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसमें क्या होगा, विषमपोषी में ये भोजन के लिए स्वपोषी घटक द्वारा संश्लेषित पदार्थों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। उसके बाद होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। इसको उदाहरण लास्ट लिख लीजिएगा। उदाहरण हरे पौधे होता है, स्वपोषी और जीवाणु होता है। इसमें क्या अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि होता है, ठीक है। अभी 26 नंबर वाला क्वेश्चन है। 26 नंबर में चित्र दिया गया है, आप इसका चित्र करके देखिएगा। इसमें चित्र में ए बी का नाम लिखना है, ए बी, और नामांकित करें तथा इसमें कोई दो कार्य लिखे, ठीक है। नामांकित करना है कि ए और बी क्या है। ए और बी जो है ये दर्शा रहा है अंडाशय का ये वाला, इसमें डिम वाहिनी जैसे इसमें फिलिपियंस ट्यूब होता है, तो बी नंबर फिलिपियंस ट्यूब होगा, ठीक है। ये उसके बाद डिम वाहिनी का कार्य क्या है। पहला कार्य है अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाना और दूसरा है निषेचन में सहायक होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। आप ये दिया गया है, नामांकित चित्र आपको बनाना है, ठीक है। ये धमनी है, ये क्या है, धमनी है, ये शिरा है, और ये वृक्क है, ये वाला मूत्रवाहिनी है, ये मूत्राशय है, ये मूत्रमार्ग है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आनुवंशिक लिख सकते हैं, और आनुवंशिक का मानव कल्याण से क्या संबंध है। आनुवंशिक के विकास, उत्तर है आनुवंशिक के विकास से जैव प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से मानव कल्याण एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र भारी प्रगति हो रही है। इनमें से प्रमुख बातें निम्नलिखित है। पहला है आनुवंशिक के विकास के कारण पौधों में जीनों का परिवर्तन तथा पुनर्योजन करके कृषि तथा बागवानी क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उच्च उत्पादन वाली फसलों को उत्पन्न किया जा रहा है, ठीक है। तीसरा है जैव प्रौद्योगिकी द्वारा पशुओं कुक्कुटों की उन्नतशील प्रजातियां विकसित की जा रही है। चौथा है आनुवंशिक के तकनीक ज्ञान का प्रयोग करके पौधों तथा जंतुओं के रोगी रोधी जातियों का विकास किया जा रहा है। उसके बाद लास्ट है
अनुवंशिक के विज्ञान का सहारा लेकर कृषि में हरित क्रांति एवं पशुपालन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति एवं रजत क्रांति लाई गई है। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है।